Good evening, students. I welcome you all on Vocab English Guru app. Guys, इस कोर्स को बाय करने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं. I would like to express my gratitude that you have bought this course. Guys, आगे बढ़ने से पहले यानी बिल्कुल बेसिक्स शुरू करने से पहले I would like to tell you some very important information. Guys, मैंने कोर्स किया हुआ है माइंड प्रोग्रामिंग का, जिसमें मुझे सिखाया गया कि हमारा माइंड काम करता कैसे है, चीजें माइंड में जाती कैसे हैं, व्हाट इज द करेक्ट वे और राइट वे टू इंस्टिल थिंग्स इन द माइंड, यानी चीजें कैसे जाती हैं माइंड में. तो बीइंग अ माइंड प्रोग्रामर मुझे अच्छे से पता है कि कैसे एक मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी एक वीक से वीक स्टूडेंट को भी कितनी आसानी से समझाया जा सकता है. स्टूडेंट्स, योर एवरी मिनट इज प्रेशियस. आपका एक एक मिनट कीमती है. तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर मिनट कुछ ऐसा पढ़ाऊं, कुछ ऐसा दूं कि वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो और आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए. सो गाइज, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. यानी आपने ये जो कोर्स परचेज किया है, ये आपकी जिंदगी के कुछ बेहतरीन डिसीजंस में से एक साबित होने वाला है और मैं इस चीज को प्रूव करके रहूंगा. एंड आई प्रॉमिस कि अब इंग्लिश इंप्रूव होगी, जरूर होगी. कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पर हो, यानी बिल्कुल बिगिनर हो या वो अभी इंटरमीडिएट लेवल पर हो या वो इवन एडवांस लेवल पर भी हो, उसको भी, एक एडवांस लेवल के बच्चे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक बिगिनर लेवल का बच्चा भी एग्जाम क्लियर कर जाएगा. बस उसे ढंग से वीडियोस देखने हैं, ढंग से प्रैक्टिस करनी है. जो आम स्टूडेंट्स हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है वो किसमें आती है, वो उनको जो कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है इंग्लिश में, वो ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रहती है. ठीक है ना. यानी अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर के अंदर बच्चे को दिक्कत ये आती है कि वो रूल्स रटता रह जाता है और हर रूल से एक्सेप्शन होती है. तो अब दिक्कत ये है कि रूल्स पूरी तरह से उसे याद हो भी जाते हैं, तो यूसेज में कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है. तो आपको मैं जो ग्रामर सिखाने वाला हूं वो सेंस बेस्ड ग्रामर है. यानी आपको उस सेंटेंस का पहले सेंस निकालना पड़ेगा. तो जब आप किसी सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग निकालना सीख लेंगे, एग्जैक्ट सेंस निकालना सीख लेंगे, तो आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी. यानी वी विल वर्क ऑन कॉन्सेप्ट. हम सिर्फ रूल्स पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ रटे रटाए रूल्स पे काम नहीं करेंगे. तो मैं आपको सेंस बेस्ड ग्रामर सिखाऊंगा. बच्चों को वोकैब में यानी सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सब में दिक्कत बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि इतने सारे होते हैं और इनके मीनिंग कैसे याद रखे हो. गाइस, आम स्टूडेंट्स के लिए वो जो वर्ड मीनिंग्स है, यानी वो जो वर्ड्स हैं वो एक वर्ड्स ही है, यानी वो वर्ड उनके लिए वर्ड ही है. लेकिन आपके लिए जो वर्ड्स होंगे मैं उन्हें स्टोरीज बना दूंगा, मूवीज बना दूंगा. यानी आप जब किसी वर्ड को देखेंगे तो आपको उसमें से कोई पिक दिखाई देगी, कोई पिक्चर दिखाई देगी, कोई मूवी दिखाई देगी और आपको बहुत लंबे टाइम तक वो वर्ड मीनिंग्स या जो भी वोकैब है वो याद रहेगी और वो बहुत ही फनी तरीका होगा. ठीक है ना. यानी सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन नहीं करेंगे, हम एंटरटेनमेंट एंड फन भी साथ रखेंगे जब मैं आपको वोकैब सिखाऊंगा. हर बच्चे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम क्या रहती है, मीनिंग उनको जल्दी से समझ नहीं आता और स्पीड नहीं बनती. तो हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपको आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता रहा हूं, आपको मीनिंग भी प्रॉपर एक्यूरेटली समझ आएगा और आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी. गाइस, जो मैंने अभी बातें बताई ये हर बच्चे की कमजोरी है. तो जो चीज हर बच्चे की कमजोरी है, मैं उन चीजों को आपकी स्ट्रेंथ बना दूंगा, मैं आपकी ताकत बना दूंगा. तो आप हर बच्चे से आगे निकल जाओगे, यानी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे निकल जाओगे. तो आई होप आपको समझ आ रहा है. ये आगे खड़ा है, ये सब देखो पीछे. गाइस, हमने जो शेड्यूल बनाया है, मैंने जो शेड्यूल बनाया है वीडियोस का, वो डे वाइज, यानी आपको डे वाइज, जैसे फर्स्ट डे के अंदर आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टेस्ट, क्विजेस या मॉक टेस्ट मिलेगी.
तो डेफिनेटली जो डे फर्स्ट होगा उस दिन तो टेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो लेकिन आपको होमवर्क की एक शीट भी मिलेगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और कल उसके ऊपर डे 2 में या डे 3 में उसके ऊपर कौन सा टेस्ट है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ना है जैसे कि एक लाइव क्लास होती है, यानी आपका कोई ध्यान रख रहा है, आपको कोई बता रहा है, ठीक है। तो आपको डे वाइज चलना है, डे वाइज यानी आपको लेक्चर्स देखने हैं, उसका स्टडी मटेरियल पढ़ना है, होमवर्क दिया होगा आपको और होमवर्क में बताया जाएगा कि कल किस चीज का टेस्ट और आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखो गाइस, ये हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसमें चेंज आ गया है। यानी अगर आज आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आज बैंक एसएससी का या जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं, कैट है, मैट है, जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं, अगर उनके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन की, उस सेंटेंस की रियल सेंस समझ आनी चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको उस सेंटेंस की रियल सेंस समझनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि अब आपको इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी। यानी वो जो आपने कॉन्सेप्ट याद किया है वो क्या यहां लगेगा। अब इंग्लिश अकेली इंग्लिश नहीं रही, दिक्कत यह है कि अब इंग्लिश के साथ उन्होंने रीजनिंग भी ऐड कर दी। रीजनिंग का मतलब रियल वाली रीजनिंग नहीं, यानी अब आपको ऑप्शंस कोई चूज करना है या आंसर कहीं से देना है, तो उसमें रीजनिंग भी इन्वॉल्व कर दी। यानी आपको रूल भी याद होना चाहिए, रूल के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होना चाहिए। तो ये कहां एरर निकलेगी, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो उसमें रीजनिंग भी लगने लगी है। अभी मैं आपको शो करूंगा ये और अगर आपको इस चीज तक पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, बहुत ही गहराई से, जड़ से नॉलेज होनी चाहिए हर कॉन्सेप्ट की। और इस चीज के लिए अगर आपको अब मीनिंग निकालना है, सेंस निकालना है, आंसर देना है, तो इसके लिए फिर सबसे बड़ी और सबसे जो इनिशियल हमारे लिए मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि वी नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मैंने ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे कभी कभी क्या इनिशियल एक आधा लेक्चर जो है वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, या वो बेसिक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, ये तुम्हें आता है गाइस। जिनको आप बेसिक्स कह रहे हो वो बहुत हाई लेवल की चीजें। जिस बच्चे को प्लस माइनस करना नहीं आता वो कैसे निकालेगा परसेंटेज के सम, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चंस, या वो जो भी और स्ट्रीम के जितने भी वो क्वेश्चंस हैं वाटर लेवल वाले, वो कैसे निकालेगा जब इसको प्लस माइनस ही नहीं आता। तो जिनके बेसिक्स क्लियर है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे आप स्पीड तेज करके देख लेना, लेकिन हर लेक्चर को देखना पूरा। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, जो हमारा बेसिक्स है इंग्लिश का, आज हम उसे स्टार्ट करने वाले, लेकिन उससे पहले जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि आजकल इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश नहीं रही, अब आपको उसके अंदर रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कितना अपडेटेड हूं या ये कोर्स कितना अपडेटेड है और हम आपको किस लेवल की तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, अब आपको अपने मन में सोचना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करते हैं। ये वाले वर्ड्स कौन से टेंस की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको लिखना पड़ जाए इसके अंदर कि टेंस बताइए आप, ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये कौन से की तरफ इशारा करते हैं और ये किस टेंस की तरफ इशारा करते हैं। तो आपने मन में डेफिनेटली सोच लिया होगा, एंड आई गारंटी कि अब कुछ गड़बड़ होगी। देखिए, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, ये सारे के सारे हिंट्स किसके हैं, ये पास्ट टेंस के हिंट है। इन्हें देख के क्लियर कट पता लगता है कि ये सेंटेंस किसका होगा, पास्ट का। लेकिन इन वर्ड्स को प्रेजेंट टेंस में भी यूज किया जा सकता है। देखो सेंटेंस, ही हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट नाइट, वो कल रात से काम कर रहा है, हम प्रेजेंट में ही हैं। यानी आपको हिंट्स तो दिए जाएंगे, मतलब मैं भी वीडियो में बताऊंगा कि लास्ट नाइट जो दिख जाए या ये चीजें दिख जाएं, तो ये हिंट है किसके पास्ट की। लेकिन आंखें बंद नहीं रखनी, दिमाग खुला रखना है, देखना तो पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है सेंटेंस का। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है, शायद सबको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
सिमिलरली टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सबको पता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये हिंट्स किसके हैं? फ्यूचर टेंस के। डेफिनेटली फ्यूचर टेंस के हिंट्स हैं, लेकिन इन वर्ड्स को आप प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने जर्मनी जा रहे हैं। जब तक बात है में आ रही है, डेफिनेटली प्रेजेंट में ही है, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट मंथ, तो ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ लिखा हो तो आप इसमें विल शेल ढूंढेंगे, विल शेल तो है नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाए ऑन संडे, ऑन दिवाली, इन मार्च एट 9 PM, इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये फॉल्स हिंट्स देते हैं किसके? प्रेजेंट टेंस के। लेकिन आप इनसे सेंटेंस देखो कैसे कैसे बन सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, मैं संडे को क्रिकेट खेलता हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। आई प्लेड क्रिकेट ऑन संडे, मैंने संडे को क्रिकेट खेला था या मैं खेला करता था, दोनों मीनिंग बनेंगे इसके। खेला था या खेला करता था, तो ये प्लेड देखो ये V2 है। आई विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे, यानी मैं संडे को क्रिकेट खेलूंगा, या हम अब से संडे को क्रिकेट खेला करेंगे, दोनों ही मीनिंग बनते हैं इसके। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ ऑन संडे से आप कैसे जज कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस होगा? यानी आपको स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा, यही तो है। अब जो इंग्लिश ऐसे तो वो उलझा रहे हैं। तो गाइज इस कोर्स के अंदर मैं आपके दिमाग का लेवल इस लेवल पे ले जाऊंगा, उस हाइट पे ले जाऊंगा कि आपको सेंटेंस का सेंस निकालने की आदत हो जाएगी और आपसे गलतियां बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर आप रोज मुझसे 1 या 2 चीजें सीखोगे तो इमेजिन करो कि आप 90 डेज के अंदर या 100 डेज के अंदर कितना कुछ सीख जाओगे। एंड डेफिनेटली आप रोज 1-2 चीजें सीखेंगे। जो एडवांस लेवल का बच्चा है ना, वो भी रोज कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको ये बताना है कि इस ब्लैंक के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक में आ सकता है। तो आपने मन में सोच लिया इस ब्लैंक के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, मुझे तो आंसर देना ही है। फिर आई डैश टू सिंगापुर इन चाइल्डहुड, तो ये एक है जो आ सकता है। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि मैं बचपन में सिंगापुर जाऊंगा, तो ऐसा वही बोल सकता है जो अब कम से कम जवानी में होगा। तो जवानी में होगा और बात पास्ट की कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सब्जेक्ट के जस्ट बाद गॉन क्या है? गॉन V3 है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी V3 नहीं आता, ये नहीं हो सकता। आई एम गोइंग टू सिंगापुर इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में सिंगापुर जा रहा हूं। 99% वैसे ही गलत होता है, क्योंकि अगर कोई अभी बच्चा है, अगर कोई ऐसा इंसान जिसका बचपन चल रहा हो, और अगर वो ऐसा बोलता है कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं, तो उसको ये बोलने की क्या जरूरत है कि मैं बचपन में सिंगापुर जा रहा हूं। ये सेंटेंस सिर्फ 1% चांस है ये सही हो जाए। कब? जब कोई इंसान ऐसा बोल रहा हो कि हमारे यहां परिवार में सब लोग सिंगापुर जाते हैं, सब लोग जवानी में जाते हैं, मैं पहला हूं जो आई एम द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू सिंगापुर इन चाइल्डहुड। मेरी बात समझ आ रही है? तो चांसेस हैं कि ये सेंटेंस सही हो जाए। तो उसमें खैर एम गोइंग नहीं, या जैसा भी कह दो, पर ये बात के सही होने के चांस तभी है कि आई एम द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू सिंगापुर इन चाइल्डहुड, या आई एम गोइंग टू सिंगापुर इन चाइल्डहुड। इसका मतलब ये कि मैं जा रहा हूं सिंगापुर बचपन में, बाकी सब तो जवानी में गए थे या बुढ़ापे में गए थे। ऐसे ही हम बात करते हैं इनकी। कि ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इनमें से कौन सा इसमें फिट आ सकता है। अब बात हो गई है यूथ की। अब डेफिनेटली मैं सिंगापुर जवानी में गया था, क्या ये कोई इंसान ऐसा बोल सकता है? बोल सकता है। यानी अगर कोई इंसान अब जिसका बुढ़ापा स्टार्ट हो चुका है, वो बोल सकता है ना कि मैं जवानी में सिंगापुर गया था। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि मैं जवानी में सिंगापुर जाऊंगा, तो बोला जा सकता है आई विल गो, मैं जाऊंगा। गॉन मैंने आपको बता दिया ये नहीं आ सकता। और ये सेंटेंस 99% तो गलत होता है कि मैं
सिंगापुर जा रहा हूं जवानी में 99% गलत है, सिर्फ 1% चांस सही होने के। मान लो सब लोग बुढ़ापे में जाते हैं और मैं जवानी में जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पे। मैं बुढ़ापे में सिंगापुर गया था। अब ये लाइन अब पता नहीं बुढ़ापे के बाद आगे कौन सा आ पाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे के बाद क्योंकि लास्ट स्टेज हो कोई तो इंसान बोले कि मैं बुढ़ापे में गया था, तो ये नहीं हो सकता। ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। आई विल गो टू सिंगापुर इन ओल्ड एज, ये हो सकता है कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। गॉन नहीं हो सकता और ये 99% नहीं हो सकता, लेकिन एक सिचुएशन में हो सकता है जो मैंने आपको बता दिया। चलो गाइस, अब हम आखिरकार स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का जो सेशन है, मेनली जो बेसिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं टेंस के अंदर कि टेंस का मीनिंग क्या है। अभी हम टेंस शुरू नहीं कर रहे, वैसे सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस का मतलब होता है जिसको अपने हिंदी में काल बोलते हैं, और काल का मतलब होता है समय। तो टेंस हमेशा ये बताता है कि कोई बात, कोई क्रिया अगर हुई है तो वो कब हुई, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कब हुई। ठीक है ना, वर्तमान में, भविष्य में या भूतकाल में, या किसी स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो स्थिति कब की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। तो टेंस का मतलब समय से है, काल से। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वर्ब की फॉर्म में बदलाव आएगा तो समय या कॉल जो काल है उसमें बदलाव आएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज इक्वल टू चेंज इन टेंस। देखिए, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूं। आई वेंट टू कॉलेज एट 10 AM, मैं 10 बजे कॉलेज गया था। सिर्फ चेंज किसका आ रहा है? देखो, यहां पे गो है और यहां पे वेंट है। गो किसकी निशानी है? देखो, गो V1 है और ये किसकी निशानी है? ये प्रेजेंट की तरफ इशारा करता है। और वेंट V2 है और ये पास्ट की तरफ इशारा करता है। तो जो बात मैंने कही कि अगर आप वर्ब की फॉर्म चेंज कर देंगे तो टेंस में भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे हैं उन वर्ब्स की जो केवल मेन वर्ब की तरह काम करती है, और बात कर रहे हैं उन वर्ब्स की जो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करती है। मेन वर्ब का मतलब होता है, मतलब जैसे आपको सबको पता है कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाली कहानी, लेकिन मेन वर्ब्स जो है वो ये बताती है कि सेंटेंस में आखिर चल क्या रहा है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम स्लीपिंग और एक मैंने कहा दे वर स्लीपिंग, तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग रहा होगा कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो स्लीपिंग है वो मेन वर्ब है। वो ये बता रहे हैं कि चल क्या रहा है भैया, हो क्या रहा है, तो सोने की बात हो रही है। और एम यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और वर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मैं बता दूं कि मेरी सिर्फ और सिर्फ जो है अभी फिलहाल इस आम के अंदर थोड़ी दिक्कत आ गई है, एक बाउंड हो गया है, उस वजह से मुझे थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम हो रही है हिलाने में हाथ में। आपको 2-4 सेशन बिल्कुल सही दिखा दूंगा। ठीक है, आई एम स्लीपिंग एंड दे वर स्लीपिंग, तो यहां ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जो मेन वर्ब्स है वो तो ये बताती है कि सेंटेंस में क्रिया कौन सी हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि टेंस कौन सा है, यानी काल कौन सा है। बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, प्लस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है जो करता है, या मतलब जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो, जब भी आपको एम दिखाई देगा ना तो गारंटी है कि सब्जेक्ट आई ही होगा, और यानी आपको दोनों चीजें पता लगी और बात प्रेजेंट टेंस की हो रही होगी। और अगर आपको वर्ब दिखाई दे तो गारंटी है बात पास्ट टेंस की है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, यानी एक से ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी यहां पे बातें लिखी है ना कि मेन वर्ब जो है उनको आप कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, डूइंग वर्ब्स, हैपनिंग वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स। इनके ऊपर पूरा का पूरा अभी टॉपिक आएगा, पूरा का पूरा टॉपिक इन चीजों के ऊपर आएगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि डूइंग वर्ब्स का मतलब होता है जिसमें
सब्जेक्ट को कुछ करना पड़े। जैसे आई किल्ड हर, मैंने मारा, तो मारने में एफर्ट्स लगते हैं, जोर लगता है, खुद करना पड़ता है ना कुछ। तो किल या सेंड मैंने भेजा, तो ये वो चीजें हैं जो डूइंग का मतलब करनी पड़ती है। हैपनिंग का मतलब जो अपने आप हो जाती है। जैसे आप गिरे, तो गिरने में आपने कुछ नहीं किया, आप तो गिर पड़े। हाँ, गिराओगे, गिराओगे। अगर मैं यहां पे फेल लिख दूं, फेल, फेल जो है, फेल, फेल एक डूइंग वर्ब है, लेकिन फॉल एक हैपनिंग वर्ब है, यानी गिरना, अपने आप गिरे आप। और अपीयर, ग्रो, बिकम, इनको स्टेट कहा जाता है। स्टेट मतलब की अवस्था दिखाती है। ठीक है, अभी अपने इतना डीप में नहीं जाना, अलग से चैप्टर्स आएंगे इसके, तो आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अपने बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है पहला कॉलम है मोडाल्स का। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, ये सब क्या है? ये मोडाल्स हैं, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं। ये कभी मेन वर्ब नहीं बनेंगे। ठीक है ना, जब तक अब जैसे नीड है, अब या यूज्ड वर्ड है, उनकी कहानी अलग है। ठीक है ना, नीड और यूज की कहानी अलग है, या डेयर वगैरह, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, बीन, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड्स, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं और मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सिर्फ एज अ हेल्पिंग वर्ब दे रहा हूं। ठीक है, ये जो बी वाला कॉलम है, बी वाले कॉलम के अंदर ये जो मैंने वर्ड्स ये लिखे हैं, ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इनके बात कर रहे हैं कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है तो ये क्या बताती है? तो ये टेंस और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ये वही बात जो मैंने आपको कही थी, ये वही चीजें। इनका खुद का एक मतलब होता है, यानी जो मेन वर्ब्स होती है इनका खुद का एक मीनिंग होता है। जैसे स्लीप, ये रहा, जैसे किल यानी मारना, स्पीक यानी बोलना, सोना, प्ले यानी खेलना। लेकिन जब इज, एम, आर, वाज, वर, मतलब जब ये चीजें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, इनका कोई मतलब नहीं होता। या इवन हैज, हैव, हैड, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, इनका खुद का कोई मतलब नहीं होता। अब इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में कब यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब यूज होती है? अगर मैं बात करूं इनकी हेल्पिंग वर्ब की, तो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, अगर इनके बाद आपको V1 प्लस ING या V3 दिखाई दे जाए, तो अब गारंटी है कि इस वक्त ये जो वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है। ही इज वॉचिंग टीवी, ही हैज बीन वॉचिंग टीवी। तो आपको अब दिखाई देगा कि यहां पे ये हैज बीन जो है, देखो मैं लिखा हुआ ना हैज बीन के बाद V1 प्लस ING आ गया, और हैज बीन के बाद देखो V3 आ रहा है। ही हैज बीन इनवाइटेड, उसे इनवाइट किया गया है। ही हैज मेड सम फ्रेंड्स, देखो यहां पे सिर्फ हैज है, ये अकेला हैज है, बीन नहीं लगा, तो यहां पे हैज के बाद V3 आ रहा है। ये मेड V3 है, तो यहां पे ये हैज भी हेल्पिंग वर्ब भी है। ही वॉज किल्ड, देखो वॉज के बाद यहां पे V3 आ रहा है, तो ये V3 आ रहा है, तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। इधर देखिए, जब इनके बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन लगाओ, यानी जब इन वर्ब्स के जस्ट बाद, पहली बात तो V1 प्लस ING या V3 नहीं हो, बल्कि क्या लगाओ, कोई एडजेक्टिव लगाओ। ही इज अ टीचर, ये नाउन है। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव लगाओ, तो ये एक नाउन है। ही इज इल एक एडजेक्टिव है, वो बीमार है। ही हैज बीन बिजी या ही हैज बीन इल फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी वो काफी टाइम से बीमार है या बिजी है। ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी, या आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो मेन वर्ब के रूप में तभी आता है जब इनके बाद कोई आपको नाउन दिखाई दे, एडजेक्टिव है। यहां देखो, ही वॉज किल्ड या ही हैज बीन इनवाइटेड, तो देखो यहां पे ही हैज बीन इनवाइटेड V3 है यहां पे, लेकिन ही हैज बीन इल भी एक एडजेक्टिव है। तो आपको समझ आ रहा होगा बिजी और इल। तो ध्यान रखना है, तो सबसे बड़ी निशानी ये है कि V1 प्लस ING और V3 नहीं है, तो अपने आप ही ये चीजें आपको मेन वर्ब के रूप में नजर आएंगी। अब हैव, हैज और हैड की अगर अपने बात करें, तो जब इनके बाद कोई V3 या बी ना लगाओ, या जब इनके बाद क्या लगाओ, कोई नाउन लगाओ, तब ये काम करते हैं कैसे, मेन वर्ब के रूप में। दे आर यूज टू शो पोजेशन, यानी ये अधिकार शो करते हैं, यानी ये शो करते हैं कि मेरे पास कुछ है, यानी सब्जेक्ट के पास कुछ है। सब्जेक्ट के पास कुछ है या सब्जेक्ट का
तो अधिकार है किसी चीज का। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। आई हैड मेनी फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, मेरे बचपन में बहुत सारे दोस्त थे। ही हैड मेनी फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, यानी उसके बचपन में बहुत सारे दोस्त थे, तो उसके दोस्त थे, तो अधिकार उसका हुआ ना, उसके दोस्त थे। ही हैज मनी, उसके पास पैसा है, तो उसके पास है। तो जैसे मैंने बात कही कि ये चीज पोजेशन या अधिकार या उसके पास या मेरे पास, इस तरह की चीजें शो करते हैं जब हैज, हैव और हैड की जस्ट बाद क्या ना लगा हो, V3 ना लगा हो या बी ना लगा हो। ओके, अब अपने बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। सबको पता है V1, V2, V3, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, ठीक है। और V3 को कई कई बार हम पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव भी बोलते हैं, यानी ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनकी जो V3 होती है वो एडजेक्टिव जैसा भी काम करती है। तो पहली बात तो जो V1 होती है, V1 हो, V1 प्लस एस या एस लगाओ, या डोंट प्लस V1 हो या डज नॉट प्लस V1 हो, तो इस फॉर्मेट के अंदर अगर आपको V1 दिखाई देता है, अकेला V1 हो, अकेला मतलब अकेला, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब साथ ना हो, और एस लगाओ, डोंट के साथ लगाओ, डजंट के साथ लगाओ, तब V1 जो है वो प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टेंस की बात करता है। जब आपको V2 कहीं दिखाई दे जाए तो वो किसकी बात करता है, पास्ट टेंस की। अगर आपको V1 दिखाई दे लेकिन अब किसके साथ, डिड नॉट के साथ, तो डिड नॉट के साथ अगर आपको V1 दिखाई दे तो ये बात किसकी करेगा, पास्ट टेंस की। V3 डजंट इंडिकेट एनी, गलत लग गया यहां पे एस, V3 डजंट इंडिकेट एनी टेंस, V3 कोई टेंस इंडिकेट नहीं करता। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी वर्ब्स के लिए उसकी जो V3 फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव भी बन जाती है। द मैरिड कपल, द इंजर्ड कार, द फ्राइटेंड बॉय, यानी डरा हुआ लड़का, ठीक है। तो यहां पे मैरिड वर्ड जो है या इंजर्ड वर्ड जो है या ये फ्राइटेंड वर्ड जो है, ये यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और ये V3 भी होते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए मैरी V1 भी हो सकता है, V1 होता है, मैरिड V2 और V3 मैरिड है, और अगर अपने को बोलना हो कि वो मैरिड है, ही इज मैरिड, तो वो एडजेक्टिव भी तो है, तो मैरिड एडजेक्टिव भी तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। इंजर यानी किसी को जख्मी करना, इंजर्ड यानी मतलब V2 और V3 भी यही, और इंजर्ड का मतलब जख्मी भी तो बोलते हैं जो जख्मी है। फ्राइटन यानी डराना, फ्राइटेंड का मतलब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फ्राइटेंड का एक मतलब डरा हुआ, ठीक है ना। तो मैरिड, इंजर्ड और फ्राइटेंड जो है वो यहां पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, ना कि V3 की तरह। बहुत सारी वर्ब्स की जो V3 फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है। अच्छा, तो मैं बार बार ऐसा कह रहा हूं कि बहुत सारी वर्ब्स की V3 फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती है, इसका मतलब तो यही हुआ कुछ वर्ब ऐसी हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी V3 फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर सकती। तो अगर अपने को उनसे रिलेटेड कोई एडजेक्टिव बनाना है तो अलग वर्ड लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं अ ड्रंकन मैन मेट मी येस्टरडे, एक बेवड़ा पिया हुआ आदमी मुझे कल मिला, तो ड्रंक पर्सन नहीं कहेंगे, ड्रंकन पर्सन कह सकते, मतलब ड्रंकन मैन कह सकते हैं, ड्रंक मैन नहीं कह सकते, ड्रंकन कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बोलना है कि क्या तुमने पी रखी है, ठीक है ना, आर यू ड्रंक, हैव यू ड्रंक, तो हैव यू ड्रंक हो सकता है। तो ड्रंकन जो है वो ध्यान रखना, ड्रंकन V3 नहीं है। ऐसे ही मान लो मुझे कहना है कि डूबी हुई नाव, तो डूबी हुई नाव के लिए आपको संकन वर्ड यूज करना पड़ेगा, संकन शिप, ना कि संक्शन, ठीक है ना। तो अगर मुझे कहना है क्या ये डूब चुकी है, हैज इट संक, ना कि हैज इट संकन, ठीक है। ऐसे ही अभी अपने चलते ही देखो, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनकी V4 जो है, V4 का मतलब वो वाली फॉर्म जो आप एडजेक्टिव की तरह ही यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ और वर्ब्स भी आ गई हैं, ठीक है ना, मोल्टन है, शेवन है, लेडन है, यानी लदा हुआ, लेडन यानी कोई लदा हुआ, लेडन ट्रक जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। श्रंकन स्वेटर यानी सिकुड़ा हुआ स्वेटर,
इट इज अ प्रूवन थ्योरी, यानी ये जो थ्योरी है ये प्रूव्ड हो चुकी है, मतलब ये प्रूव हो चुकी है, या इस तरह की वो आप बात हिंदी बोलना चाहते हो कि जो हो चुकी है प्रूव, तो आपको प्रूवन बोलना पड़ेगा, ना कि प्रूव्ड। इट इज अ प्रूव्ड थ्योरी नहीं, इट इज अ प्रूवन थ्योरी, क्योंकि हमें यहां पे एक एडजेक्टिव चाहिए जो इस नाउन की विशेषता बताए। इट इज अ प्रूवन थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको लिखना है कि he found his sunken ship, उसको डूबी हुई नाव मिल गई, तो संकन ही आएगा यहां पे। अगर आपने यहां पे संक लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आई मेट अ ड्रंकन मैन, ना कि ड्रंक मैन। ठीक है, वैसे भी एक चीज बहुत कॉमन है या बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वैसे भी कभी V3 नहीं आ सकती, केवल V1, या एक कॉमन चीज है याद रखनी है, V1 प्लस S या V2 ही आ सकती है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, कभी V3 नहीं आ सकती। अब बात करते हैं कि डू, डज और डिड भी मेन वर्ब की तरह काम कर सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह तो काम करते ही हैं। तो आपको सबको पता होगा कि डू V1 होती है, डिड V2 और डन V3। ठीक है, तो इसी वजह से अगर डू V1 है तो डज क्या हो गया, V1 प्लस ES हो गया, जब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। मान लो बॉस ने क्वेश्चन पूछा हु डज दिस, बॉस ने देखा भी बहुत बढ़िया जो है ये कोई चीज, यहाँ फ्लावर रखे होते हैं, रोज यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर रखे होते हैं, तो बॉस को पता नहीं, तो बॉस ने पूछा हु डज दिस, ये कौन करता है रोज, हु डज दिस, ये कौन करता है रोज, या हु डज दिस वर्क, ये काम यहाँ कौन करता है रोज। राम ने कहा सर सीता डज दिस, क्योंकि सीता सिंगुलर है, डज लगा है। और अगर आपको खुद बोलना है सर आई डू दिस वर्क या वी डू, आई बोल सकते हो, वी बोल सकते हो, दे बोल सकते हो, सर दे डू दिस वर्क। तो इस तरह के सेंटेंस में यहां पे डज मेन वर्ब है, यहां पे डू मेन वर्ब है। ऐसे ही मान लो बॉस ने पूछा हु डिड दैट वर्क, मान लो कोई गलत काम हो गया तो किसने किया, यहां पे डिड मेन वर्ब ही है, हु डिड दैट वर्क, किसने किया वो काम। तो राम बोल रहा है सर आई डिड दैट वर्क, सर मैंने किया, यहां पे डिड V2 है। सो गाइस, ये अभी आपका जो ये सेशन फर्स्ट नहीं मानना इसको, ये बिल्कुल बेसिक्स है, इसको आप बिल्कुल मानेंगे। आज अपने अभी जस्ट एक इंट्रो सेशन है, ये अपना बिल्कुल इंट्रो सेशन है इसको, तो आप इसको बेसिक्स का नाम मैंने दिया है इसको। तो देखो गाइज, आप मेरे जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वो लोग हैं जो इस कोर्स को परचेज कर चुके हैं, और आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। यानी अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा लगे, यानी अगर मैंने आपको तसल्ली करवा दी कि हाँ आपने इस कोर्स को खरीद के कोई गलती नहीं की है, तो मुझे भी मजा आएगा। और गाइस, जब आपको ऐसा विश्वास हो जाए कि हाँ इस कोर्स को खरीद के हमने कोई गलती नहीं की है, तो प्लीज शेयर जरूर करना। ठीक है, लाइक वाला ऑप्शन तो नहीं है, चलो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे पहले कि ये कोर्स बहुत महंगा हो जाए, तो जरूर शेयर करना।